नमस्कार दोस्तों, मैं निरंजन आप सभी को हिस्ट्री की जीत की इस प्लेटफॉर्म के ऊपर स्वागत करता हूं। आज के क्लास में प्रतिहार वंश के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, पर आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लोग एंड तक देखना। और हाँ दोस्तों, जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो ऐसे और महत्वपूर्ण वीडियो प्राप्त करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जानकारी के स्रोत के विषय में। तो सामान्यतः हमारे पास 3 स्रोत हैं: साहित्यिक स्रोत, अभिलेखीय स्रोत और जो विदेशी यात्री आए उनके विवरण। यदि हम साहित्यिक स्रोत की बात करें तो पहला नाम आता है राजशेखर का। इसके द्वारा लिखी गई जो रचना है उसमें शामिल है काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी, वीरसाल भंजिका, बाल रामायण, भुवन कोश और हरविलास। इसके अतिरिक्त याद रखना जानक का पृथ्वीराज विजय और चंद्र प्रभास्वरी का प्रभावक प्रशस्ति। यदि हम बात करें अभिलेखीय स्रोत के विषय में तो मिहिर भोज का ग्वालियर अभिलेख ये अतैथिक है, इसमें किसी भी तिथि का अंकन नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त मिहिर भोज का बेगरूमा और दौलतपुर अभिलेख भी है, जहां से हमें प्रतिहार वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त गोविंद तृतीय का बनी दिंदोरी अभिलेख और राधनपुर अभिलेख। साथ ही याद रखना नागभट्ट द्वितीय का बुज कला अभिलेख के विषय में भी, क्योंकि यहाँ से भी हमें प्रतिहार वंश के बारे में जानकारी मिलता है। यदि हम बात करें विदेशी विवरण के विषय में तो हेनसांग का यात्रा वृत्तांत, इसके अतिरिक्त मुस्लिम लेखक सुलेमान का यात्रा विवरण, जहां से हमें मिहिर भोज के बारे में जानकारी मिलता है, और अल मसूदी का विवरण, जहां से हमें महीपाल के बारे में जानकारी मिलता है। अब हम बात करते हैं प्रतिहार शासकों के उत्पत्ति के विषय में। तो कर्नल जेम्स टाड, भंडारकर और कनिंघम ने इन्हें विदेशी बताया है। उनका मानना है कि ये विदेशी थे। कर्नल जेम्स टाड ने इनकी उत्पत्ति के संदर्भ में चंद्र बरदाई के द्वारा लिखी गई पुस्तक पृथ्वीराज रासो का उदाहरण दिया है। इस ग्रंथ में कहा गया है कि प्रतिहार, परमार, चालुक्य, चहमान आदि राजवंशों की उत्पत्ति वशिष्ठ के द्वारा आबू पर्वत पर संपादित यज्ञ कुंड से हुई है। इससे अग्निकुल की उत्पत्ति का सिद्धांत भी कहते हैं, और इस विवरण के आधार पर कर्नल जेम्स टाड ने गुर्जर प्रतिहारों को विदेशी माना है, जिनका शुद्धि प्रक्रिया के द्वारा भारतीयकरण किया गया। आगे यदि हम बात करें तो गुर्जर प्रतिहारों को विदेशी मानने वाले जो विद्वान थे, उन्होंने इनको सिथियनों, हुनों, खजरों और चीन के यूची जातियों से जोड़ते हैं। कुछ विद्वान ऐसे भी हैं जिन्होंने प्रतिहारों को भारतीय उत्पत्ति बताया है। गुर्जर प्रतिहारों की भारतीय उत्पत्ति का समर्थन करने वाले विद्वान जो हैं, मिहिर भोज के ग्वालियर प्रशस्ति का उदाहरण देते हैं, जिसमें प्रतिहारों को राम के छोटे भाई लक्ष्मण का वंशज बताया गया है। प्रतिहारों की मांडीपुर की शाखा के शासक बाउक के जोधपुर अभिलेख में जानकारी दिया गया है कि रामचंद्र के अनुज यानी कि लक्ष्मण ने अपने भाई के लिए प्रतिहार का कार्य किया था, इसलिए उनके वंशज प्रतिहार कहलाए। इसके अतिरिक्त कई सारे विद्वान जो हैं, इन्हें ब्राह्मण कुल का भी मानते हैं। कक के घटियाला लेख में प्रतिहार राजवंश के मूल पुरुष हरिश्चंद्र को ब्राह्मण कहा गया है, जिसकी भद्रा नामक क्षत्रिय पत्नी से प्रतिहारों का उत्पत्ति बताया गया है। कुछ इतिहासकार ऐसे भी हैं जिन्होंने प्रतिहारों को क्षत्रिय कुल का माना है। मिहिर भोज के ग्वालियर प्रशस्ति में वत्सराज को क्षत्रिय कहा गया है, और एक महान कवि राजशेखर ने महेंद्रपाल को रघुकुल तिलक और उसके पुत्र महीपाल को रघुवंश मुक्तामणि कहकर संबोधित करते हैं। स्मिथ ने हेनसांग के यात्रा विवरण के आधार पर इनकी राजधानी आबू पर्वत के उत्तर पश्चिम में स्थित भीनमाल को बताया है, और इन्होंने बताया है कि ये बेसिकली यहाँ के मूल निवासी थे। अब हम बात करते हैं प्रतिहार वंश के शासकों के सही क्रम के विषय में। तो सबसे पहले आता है नागभट्ट प्रथम, जिन्होंने 730 ईस्वी से 760 ईस्वी तक शासन किया था। इसके बाद इसका उत्तराधिकारी बनता है ककुस्थ और देवराज। इसके बाद आता है वत्सराज, नागभट्ट द्वितीय, रामभद्र, मिहिर भोज, जिसे भोज प्रथम भी कहा गया है। इसके बाद महेंद्रपाल, भोज द्वितीय, महीपाल प्रथम, महेंद्रपाल द्वितीय, देवपाल, विनायकपाल, महीपाल द्वितीय, विजयपाल, राज्यपाल, और सबसे अंतिम में आता है यशपाल। अब यहाँ से यूजीसी नेट के पेपर में जून 2021 के शिफ्ट 1 में प्रश्न पूछा गया था,
निम्नलिखित गुर्जर प्रतिहार राजाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। महेंद्रपाल प्रथम, मिहिर भोज, नागभट्ट द्वितीय और वत्सराज। तो सबसे पहले आ जाएगा आपका वत्सराज, इसके बाद नागभट्ट द्वितीय, इसके बाद मिहिर भोज और सबसे अंतिम में आ जाएगा आपका महेंद्रपाल प्रथम। DCBA ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। अब हम बात करते हैं प्रतिहार वंश के जो प्रमुख शासक हैं उनकी विशेषताओं के विषय में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नागभट्ट प्रथम के विषय में। मिहिर भोज के ग्वालियर प्रशस्ति के अनुसार नागभट्ट प्रथम इस वंश का संस्थापक था। वह एक पराक्रमी शासक था। ग्वालियर प्रशस्ति में कहा गया है कि उन्होंने शक्तिशाली मल्लेच्छ शासक की विशाल सेना को पराजित किया और ये मल्लेच्छ शासक सिंध का अरब शासक जुनैद था। याद रखना, इस घटना का उल्लेख मिहिर भोज के ग्वालियर प्रशस्ति के अतिरिक्त मुस्लिम लेखक अल बिरादुरी के विवरण में भी मिलता है। नागभट्ट प्रथम ने जुनैद को पराजित करके चहमान भरतुवड़ को अपने संरक्षण में भड़ौच का शासक बनाया था। नागभट्ट प्रथम का समकालीन राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग था। इन दोनों के मध्य हुए संघर्ष में नागभट्ट प्रथम पराजित हुआ था। आगे यदि हम बात करें तो राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग ने विजय प्राप्त करने के बाद उज्जैनी में हिरण्यगर्भ नामक यज्ञ करवाया था, जिसमें गुर्जर आदि राजाओं को प्रतिहारी का कार्य करने के लिए बाध्य किया गया था। और इसकी जानकारी हमें राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष के संजान ताम्रपत्र से मिलता है। अब हम बात करते हैं वत्सराज के विषय में। तो नागभट्ट प्रथम के बाद उसके दो भतीजों ककुस्थ और देवराज ने शासन किया। ये दोनों ही निर्बल शासक थे, जिसके कारण से इसके समय का कुछ खास हमारे पास उपलब्धियां नहीं है। इसके बाद जो है अगला शासक बना वो था वत्सराज, जिन्होंने 775 ईस्वी से 800 ईस्वी तक शासन किया था। साम्राज्य विस्तार के क्रम में गुर्जर प्रतिहार राजा वत्सराज ने सबसे पहले धर्मपाल के साथ युद्ध किया, जिसमें धर्मपाल पराजित हुआ था। इसके विषय में जानकारी हमें राष्ट्रकूट राजा गोविंद तृतीय के राधनपुर अभिलेख से मिलता है, जिसमें कहा गया है कि वत्सराज ने गौड़ राजलक्ष्मी को सरलतापूर्वक अपने अधीन कर लिया था। यानी कि वत्सराज ने धर्मपाल को पराजित करके उसके दो श्वेत राजछत्रों को छीन लिया था। इस इम्पोर्टेंट फैक्ट को आप लोग याद रखना। जानक के द्वारा लिखी गई पुस्तक पृथ्वीराज विजय से पता चलता है कि वत्सराज के सामंत दुर्लभ राज ने गौड़ देश पर आक्रमण करके विजय प्राप्त किया था। आगे यदि हम बात करें तो वत्सराज ने कन्नौज पर आक्रमण कर वहां के शासक इंद्रायुध को हराकर उसे अपने अधीन कर लिया था। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो वत्सराज उत्तर भारत के एक विशाल भूभाग का स्वामी बन बैठा, लेकिन इसकी ये सफलता ज़्यादा समय तक नहीं रह सका। ऐसा इसलिए क्योंकि राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने अपनी शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए वत्सराज पर आक्रमण किया और युद्ध में वत्सराज को बुरी तरीके से पराजित किया था, जिसके कारण से वत्सराज ने भयभीत होकर के राजपूताना के रेगिस्तान की ओर भाग निकला। राष्ट्रकूट अभिलेख राधनपुर और बनी दिंडोरी से पता चलता है कि ध्रुव ने वत्सराज को पराजित करने के साथ साथ उन दोनों श्वेत राजछत्रों को भी अपने पास हस्तगित कर लिया, जिन्हें वत्सराज ने गौड़ नरेश से प्राप्त किया था। इसके बाद राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने पाल शासक धर्मपाल को पराजित किया और फिर दक्षिण वापस लौट गया। याद रखना, ध्रुव का आक्रमण एक धावा मात्र था। ध्रुव के वापस लौटने के बाद भी वत्सराज जो है वापस अवंती पर पूर्णतः अधिकार नहीं कर पाया और उसकी शक्ति जो है बहुत ज़्यादा निर्बल पड़ गई थी। और इसी का लाभ उठाते हुए पाल शासक धर्मपाल ने कन्नौज पर आक्रमण करके वहां वत्सराज द्वारा मनोनीत शासक इंद्रायुध को पराजित किया और अपनी ओर से चक्रायुध को राजा बनाया था। इस इम्पोर्टेंट लाइन को आप लोग याद रखना। धर्मपाल के खलीमपुर अभिलेख से जानकारी मिलता है कि कन्नौज पर विजय के पश्चात धर्मपाल ने कन्नौज में एक बड़ा दरबार लगाया था, जिसमें भोज, मत्स्य, मद्र, कुरु, यदु, यवन, अवंती, गंधार और कीर के शासकों ने भाग लिया था और इसमें वत्सराज को भी उपस्थित होने के लिए बाध्य होना पड़ा था और इसकी स्थिति एक अधीन शासक जैसी हो गई थी।
अब हम बात करते हैं नागभट्ट द्वितीय के विषय में। वत्सराज के बाद उसका पुत्र नागभट्ट द्वितीय गुर्जर प्रतिहार का राजा बना। अपनी महानता और पराक्रम की सूचना देने के लिए नागभट्ट ने परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण किया और अपने वंश की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करने में जुट गया था। ग्वालियर लेख में इसके उपलब्धियों का वर्णन किया गया है और इसमें कहा गया है कि उन्होंने कन्नौज पर आक्रमण कर चकरा युद्ध को वहां से भगा दिया और कन्नौज को अपना राजधानी बनाया। आगे यदि हम बात करें तो नागभट्ट ने आंध्र, सिंध, विदर्भ, कलिंग को भी जीता। इसके अतिरिक्त ग्वालियर लेख में कहा गया है कि इन देशों के राजाओं ने उसके सम्मुख उसी प्रकार से आत्मसमर्पण कर दिया जिस प्रकार से पतंग दीपशिखा के समझ करते हैं। नागभट्ट द्वितीय ने अपनी स्थिति को मजबूत बनाने के लिए पालों के विरुद्ध भी अभियान किया था, जिनके शासक धर्मपाल के हाथों उसके पिता वत्सराज की पराजय हुई थी और इसका बदला लेने के लिए उन्होंने मुंगेर के समीप एक युद्ध में धर्मपाल के नेतृत्व वाली जो पाल सेना थी उसको बुरी तरीके से पराजित किया था। धर्मपाल के विरुद्ध इस युद्ध में नागभट्ट द्वितीय को कक, बाहुक धवल और शंकरगंज जैसे उसके सामंतों का सहयोग भी प्राप्त था। 400 लेख में कहा गया है कि शंकरगंज ने गौड़ नरेश को हराया और समस्त विश्व को जीत करके अपने स्वामी को समर्पित कर दिया था। लेकिन नागभट्ट की शक्ति एवं पराक्रम को राष्ट्रकूट नरेश गोविंद तृतीय सहन नहीं कर सका। अपने पिता की भांति उसने भी उत्तर की राजनीति में हस्तक्षेप किया। सबसे पहले उन्होंने अपने भाई इंद्र को गुजरात का राज्यपाल बनाया और फिर पूरी शक्ति के साथ नागभट्ट द्वितीय के ऊपर आक्रमण किया। ये फैक्ट आप लोग याद रखना। मंत्रे, रिसवय और राधनपुर के लेखों से इस बात की जानकारी मिलती है कि नागभट्ट इस युद्ध में बुरी तरीके से पराजित हुआ था। वहीं अल्टेकर का विचार है कि दोनों के बीच ये युद्ध बुंदेलखंड के क्षेत्र में लड़ा गया था। आगे यदि हम बात करें तो राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय ने प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय को पराजित करने के बाद चकरा युद्ध और पाल शासक धर्मपाल को पराजित किया और विजय करते हुए हिमालय तक जा पहुंचा था। लेकिन किसी निजी कारणों के कारण उसे पुनः दक्षिण अपने क्षेत्र में लौटना पड़ा। प्रतिहार राजा नागभट्ट द्वितीय राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय के द्वारा मिली करारी हार से बहुत ज़्यादा हताश नहीं होता है। जब राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय दक्षिण वापस लौट जाता है तो फिर नागभट्ट ने उत्तर भारत के अनेक राज्यों को विजय करके अपनी इस क्षतिपूर्ति का वापस भरपाई करता है। ग्वालियर अभिलेख में कहा गया है कि नागभट्ट द्वितीय ने आनंते, किरात, तुरुस्क, वत्स और मत्स्य आदि क्षेत्रों को जीत करके अपने साम्राज्य में मिलाया था। उसने लगभग उन सभी प्रदेशों को अपने अधिकार में कर लिया जो पहले धर्मपाल के अधीन थे। आगे यदि हम बात करें तो शाकंभरी के चाहमान शासक भी उसके अधीनता को स्वीकार करते थे। अब हम बात करते हैं मिहिर भोज प्रथम के विषय में। रामभद्र का पुत्र और उत्तराधिकारी मिहिर भोज प्रथम इस वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक था। इसका अन्य नाम है प्रभास और आदि वराह। मिहिर भोज ने अपने शासनकाल में कई सारे अभिलेखों को उत्कीर्ण करवाया था, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है ग्वालियर प्रशस्ति, जिसमें गुर्जर प्रतिहार वंश के इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती है। राजा बनने के बाद मिहिर भोज का पहला महत्वपूर्ण कार्य अपने साम्राज्य का सुदृढ़ीकरण करना था। इसके लिए उन्होंने अपने पिता के निर्बल शासनकाल में स्वतंत्र हुए प्रांतों को पुनः अपने अधीन करना शुरू कर दिया। उसने कलचुरी चेदी और गुहिलोत वंश के साथ मैत्री संबंध स्थापित किए और इन वंश के राजाओं ने उसके अभियान में सहायता भी किया था। जैसे कि उत्तर भारत में किए गए उसके अभियान में गुहिल वंशी हर्षराज, जो कि उसका एक सामंत था, उन्होंने भोज का सहायता किया था। मिहिर भोज ने बंगाल के गौड़ शासकों को पराजित किया और पूर्वी भारत के शासकों से कर की वसूली भी किया। भोज का एक खंडित लेख दिल्ली में पुराना किला से मिला है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यहाँ पर भी इसका अधिकार था। इतिहासकार बीएन पुरी का मानना है कि ऊना लेख में उल्लेखित किया गया है कि बलवर्मा काठियावाड़ में मिहिर भोज का सामंत था, जिसने अपनी स्वामी की ओर से लड़ते हुए हुनों को हराया था। इस इम्पोर्टेंट फैक्ट को आप लोग याद रखना। ग्वालियर लेख में कहा गया है कि अगस्त्य ऋषि ने तो केवल विंध्य पर्वत का विस्तार अवरुद्ध किया था,
लेकिन भोज ने कई राजाओं पर आक्रमण करके उसका विस्तार को ही रोक दिया था। आगे यदि हम बात करें तो मिहिर भोज के समय में भी प्रतिहार शासकों की पालों और राष्ट्रकूटों के साथ पुरानी प्रतिद्वंदता चलती रही। मिहिर भोज दो पाल राजाओं का समकालीन था, देवपाल का और विग्रहपाल का। प्रारंभिक युद्ध में तो देवपाल को मिहिर भोज के विरुद्ध सफलता प्राप्त हुआ था, लेकिन जब उसकी मृत्यु हुई तो उसकी मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी नारायण पाल के समय में, या फिर कहे तो देवपाल के शासनकाल के अंतिम दिनों में ही मिहिर भोज ने अपनी पराजय का बदला ले लिया था और इससे पाल साम्राज्य के पश्चिमी भागों पर उसका अधिकार भी हो गया था। वहीं यदि हम बात करें राष्ट्रकूटों के परिप्रेक्ष्य में तो मिहिर भोज अमोघवर्ष और कृष्ण द्वितीय का समकालीन था। चूंकि अमोघवर्ष शांत प्रकृति का शासक था तो उसके समय में मिहिर भोज ने उज्जैन के ऊपर अधिकार करते हुए नर्मदा नदी तक जाकर के वहां तक अपने साम्राज्य को फैलाने का प्रयास किया था। अमोघवर्ष के पुत्र कृष्ण द्वितीय के समय में भी दोनों राजवंशों का संघर्ष चलता रहा। इस समय राष्ट्रकूट शासक कृष्ण द्वितीय चालुक्यों के साथ युद्ध में फंसा हुआ था, जिसके कारण से भोज ने उससे आक्रमण करके नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था और इस विजय के फलस्वरूप मालवा पर मिहिर भोज का अधिकार हो गया था। इस इम्पोर्टेंट फैक्ट को आप लोग याद रखना। क्या होता है कि राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय के समय में पुनः गुजरात यानी कि मालवा का जो रीजन था उसका प्रशासनिक व्यवस्था राष्ट्रकूटों की राजधानी मान्यखेत से संचालित होने लगता है। आगे यदि हम बात करें तो मिहिर भोज के अभिलेखों में और मुद्राओं में आदि वराह उपाधि का अंकन किया गया है, जिससे ये सूचित होता है कि अपने देश को उन्होंने मलेच्छों यानी कि अरबों से मुक्त कराना अपना प्रथम कर्तव्य समझता था। भोज के शासनकाल का अरब यात्री सुलेमान जो है उन्होंने इसकी प्रशंसा करते हुए कहा है कि इस राजा के पास बहुत बड़ी सेना है, अन्य किसी राजा के पास उसके जैसा अश्वरोही सेना नहीं है। वह अरबों का सबसे बड़ा शत्रु है, यद्यपि वह अरबों के राजा को सबसे बड़ा राजा मानता है। भारत के राजाओं में उससे बड़ा इस्लाम का कोई दूसरा शत्रु नहीं है। वह अपार धन एवं ऐश्वर्य से युक्त है और भारत में उसके अतिरिक्त कोई राज्य नहीं है जो डाकुओं से इतना सुरक्षित हो। इस लाइन को आप लोग याद रखना। मिहिर भोज के बारे में कहा जाता है कि अरब आक्रमणकारी मिहिर भोज से बहुत ज़्यादा डरा करते थे। 915 यानी कि 915 और 916 ईस्वी के बीच में सिंध का एक यात्री था जिसका नाम था अल मसूदी। वो लिखता है कि अपनी शक्ति के केंद्र मुल्तान में अरबों ने एक सूर्य मंदिर को तोड़ने से बचा रखा था। जब भी प्रतिहारों के आक्रमण का भय होता था तो वे उस मंदिर के मूर्ति को नष्ट कर देने का भय पैदा कर अपनी रक्षा कर लेते थे। वहीं बिलादुरी कहता है कि अरबों को अपनी रक्षा के लिए कोई सुरक्षित स्थान मिलना ही कठिन था। उन्होंने एक झील के किनारे अल हिंद सीमा पर अल महजूब नामक एक शहर बसाया था, जिसका अर्थ है सुरक्षित होना। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के विषय में जो कि मिहिर भोज से जुड़ा हुआ है। तो उत्तर पश्चिम में इसका साम्राज्य पंजाब तक विस्तृत था। जयपुर क्षेत्र का गुहिलोत शासक हर्षराज इसका सामंत था। बुंदेलखंड के चंदेल शासक इसके अधीनता को स्वीकार करते थे। इसके अतिरिक्त याद रखना पूरब में गोरखपुर के कलचुरी उसके सामंत थे और संपूर्ण अवध पर उसका अधिकार था। वहीं दक्षिण में इसका साम्राज्य नर्मदा नदी तक विस्तृत था। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो मिहिर भोज ने उत्तर भारत में एक विशाल साम्राज्य को स्थापित किया था और कन्नौज को इस विशाल साम्राज्य का राजधानी बनाया था। मिहिर भोज लगभग 50 वर्षों तक शासन किया था। इसके अतिरिक्त ये भी याद रखना कि मिहिर भोज वैष्णव धर्म को मानता था। अब हम बात करते हैं महेंद्रपाल प्रथम के विषय में। तो मिहिर भोज प्रथम के बाद उसका पत्नी चंद्र भट्टारिका देवी से उत्पन्न पुत्र महेंद्रपाल प्रथम शासक बना। उसने न केवल अपने पिता से उत्तराधिकार में प्राप्त साम्राज्य को अक्षुण्ण बनाए रखा, अपितु उन्होंने पूरब में उसका विस्तार भी किया। कई सारे अभिलेखों में महेंद्रपाल प्रथम को परम भट्टारक, महाराजाधिराज और परमेश्वर कहा गया है। उसका समकालीन जो पाल शासक था उसका नाम था नारायण पाल, जो कि एक निर्बल राजा था, जिसके कारण से महेंद्रपाल प्रथम ने दक्षिणी बिहार और बंगाल के कई सारे क्षेत्रों के ऊपर अधिकार कर लिया था, जैसे कि बिहार शरीफ यानी कि पटना वाला एरिया, रामगया, गुनरिया,
इटखोरी यानी कि हजारीबाग वाला एरिया और पहाड़पुर जो कि राजशाही बंगाल का एरिया था, इन सभी एरिया के ऊपर महेंद्रपाल ने अधिकार कर लिया था। महेंद्रपाल न केवल एक विजेता और साम्राज्य निर्माता था, अपितु एक कुशल प्रशासक और विद्या और साहित्य का महान संरक्षक भी था। उसके राज्यसभा में प्रसिद्ध विद्वान राजशेखर निवास करता था, जो उसका राजगुरु भी था। राजशेखर ने कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, वीरसाल भंजिका, बाल रामायण, भुवन कोश, हर विलास जैसे प्रसिद्ध ग्रंथों का रचना किया और इनकी रचनाओं से कन्नौज नगर के वैभव और समृद्धि का पता चलता है। आगे यदि हम बात करें तो महेंद्रपाल के समय में कन्नौज एक बार पुनः वही गौरव और प्रतिष्ठा प्राप्त कर लिया जो हर्षवर्धन के काल में प्राप्त किया था। ये नगर हिंदू सभ्यता एवं संस्कृति का केंद्र बन गया और शक्ति और सौंदर्य में इसकी बराबरी करने वाला दूसरा और कोई भी नगर नहीं था। इस इम्पोर्टेंट फैक्ट को आप लोग याद रखना। मालवा का परमार शासक वाघपति इसके अधीनता को स्वीकार करता था। इसके अतिरिक्त काठियावाड़ के चालुक्य शासक भी इसके सामंत थे और यहाँ से दो लेख मिलते हैं जिनमें चालुक्य बाल वर्मा और उसके पुत्र अवंती वर्मा का उल्लेख सामंत के रूप में किया गया है। अब यहाँ से यूजीसी नेट के पेपर में दिसंबर 2019 में प्रश्न पूछा गया था। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन में कहा गया है राजशेखर ने बाल रामायण शीर्षक से एक नाटक लिखा था, बिल्कुल सही है। कारण में कहा गया है वह प्रतिहार राजा रामभद्र के शिक्षक थे, नहीं ये स्टेटमेंट गलत है, महेंद्रपाल के गुरु थे ना कि रामभद्र के। तो अगर हम विकल्प की ओर देखें तो ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। महेंद्रपाल इसका संबंध है गुर्जर प्रतिहार राजवंश से, नन्नू का संबंध है चंदेल वंश से। मुझे इतना केवल पता है कि ए का 2 और बी का 3 है, तो ए का 2 और बी का 3 केवल ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। तो आप एलिमिनेट करने के लिए भी सीख लो, एग्जाम में बहुत ज़्यादा ये हेल्प करेगा। अब हम बात करते हैं महीपाल के विषय में। तो महेंद्रपाल की 2 पत्नी थी जिनसे 2 पुत्र भोज द्वितीय और महीपाल का जन्म हुआ था। महेंद्रपाल के बाद कुछ समय के लिए भोज द्वितीय ने शासन किया और उससे अपने सामंत चेदी नरेश कुक्कलदेव प्रथम से काफ़ी ज़्यादा प्रशासन में सहायता भी मिला था। कुक्कलदेव के बिलहरी लेख में उल्लेखित किया गया है कि समस्त पृथ्वी को जीतकर उसने 2 कृति स्तंभ स्थापित किए थे, दक्षिण में कृष्णराज और उत्तर में भोजदेव। इसके अतिरिक्त याद रखना बनारस दान पत्र में कहा गया है कि कोकल ने भोज को अभय दान दिया था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भोज द्वितीय ने मात्र 2 वर्षों तक ही शासन कर पाया और शीघ्र ही उसका सौतेला भाई महीपाल शासक बन गया। महीपाल को सिंहासन प्राप्त करने में चंदेल शासक हर्षदेव ने सहायता किया था। महीपाल के शासनकाल में राष्ट्रकूट नरेश इंद्र तृतीय ने आक्रमण किया और उसने उज्जैन के ऊपर अधिकार कर लिया था। वहीं इंद्र तृतीय की सेनाओं ने यमुना नदी को पार करके कन्नौज यानी कि महोदय नगर को नष्ट भ्रष्ट कर दिया और इस घटना का उल्लेख जो है कन्नड़ कवि पंप ने अपनी ग्रंथ पंप भारत में उल्लेखित किया है। याद रखना कि जो पंप था वो राष्ट्रकूट शासक इंद्र के चालुक्य सामंत नरसिंह का आश्रित कवि था। प्रतिहार राजा महीपाल की स्थिति का लाभ उठाते हुए पाल नरेश राज्यपाल और गोपाल द्वितीय ने उन सभी क्षेत्रों को पुनः अपने अधीन करना शुरू कर दिया जिसे इनके पूर्वजों ने विजय हासिल करके अधिकार किया था। कुछ समय के बाद जब राष्ट्रकूट नरेश इंद्र तृतीय यहाँ पर विजय हासिल करके अपना क्षेत्र में वापस जाता है तो महीपाल पुनः अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है, लेकिन ये ज़्यादा समय तक नहीं रह पाता। जब महीपाल का मृत्यु होता है तो फिर प्रतिहार साम्राज्य का पतन होना धीरे धीरे प्रारंभ हो जाता है। इस इम्पोर्टेंट फैक्ट को आप लोग याद रखना। राजशेखर जो कि महेंद्रपाल और महीपाल दोनों के दरबार में रहा था, उन्होंने महीपाल को आर्यवर्त का महाराजा धीराज कहता है। इसके अतिरिक्त मुस्लिम लेखक अल मसूदी जो कि 915 से 916 ईस्वी में भारत की यात्रा पर आया था, महीपाल की अपार शक्ति एवं साधनों की प्रशंसा करता है। अब यहाँ से यूजीसी नेट के पेपर में जून 2022 के शिफ्ट 2 में प्रश्न पूछा गया था। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 में
दरबारी कवि के नाम लिखे गए हैं और सूची 2 में उसके संरक्षक के नाम लिखे गए हैं। भवभूति का संबंध हो जाएगा यशोवर्मन से, भारवी का हो जाएगा आपका सिंह विष्णु से, राजशेखर का हो जाएगा महीपाल से और रवि कृति का हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय से। तो ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3 ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। अब हम बात करते हैं प्रतिहार राजा विजयपाल के विषय में। विजयपाल के शासनकाल में प्रतिहार साम्राज्य कई भागों में बंट गया था और प्रत्येक भाग में एक स्वतंत्र शासन की स्थापना हुई, जैसे कि कन्नौज में गढ़वाल वंश का, जेजाग भुक्ति यानी कि बुंदेलखंड में चंदेल वंश का, ग्वालियर में कच्छप घात का, शाकंभरी में चहमान, मालवा में परमार, दक्षिणी राजपुताना में गुहिलोत वंश का, मध्य भारत में कलचुरी चेदी वंश का और गुजरात में चालुक्य वंश का स्थापना हुआ था। प्रतिहार वंश का अगला राजा है राज्यपाल। राज्यपाल विजयपाल का पुत्र था, जो कि 1018 ईस्वी तक कन्नौज के ऊपर शासन किया था। राज्यपाल के शासनकाल में महमूद गजनबी ने भारत के ऊपर आक्रमण किया था, जिसके बाद इन्होंने महमूद गजनबी के सम्मुख आत्मसमर्पण कर दिया और कन्नौज पर मुस्लिम आक्रांताओं ने अधिकार कर लिया था। राज्यपाल की इस कायरता के कारण से तत्कालीन भारतीय शासक अत्यंत क्रोधित हुए और चंदेल नरेश विद्याधर ने राजाओं का एक संघ बना करके इसे दंडित करने का निश्चय लिया था। इसी बीच दुबकुंड लेख में यह जानकारी मिलता है कि विद्याधर के सामंत कछवाहा वंशी अर्जुन ने राज्यपाल पर आक्रमण करके उसकी हत्या कर दिया था। आगे यदि हम बात करें तो राज्यपाल के बाद त्रिलोचन पाल और फिर इसके बाद यशपाल 1024 ईस्वी तक कन्नौज के ऊपर शासन किया और इसके बाद गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य पूर्ण रूप से समाप्त हो गया और कन्नौज के ऊपर गढ़वाल वंश का सत्ता स्थापित हुआ। तो दोस्तों, वीडियो को आज हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और हाँ, जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो ऐसे और महत्वपूर्ण वीडियो प्राप्त करने के लिए।